पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो का अभिनंदन करते हैं और समिट के कुशल नेतृत्व पर बधाई देते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह भारत के लिए गर्व की बात है कि वो G20 की अध्यक्षता बाली की पवित्र धरती पर ग्रहण कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी ऐसे समय पर ले रहा है जब पूरा विश्व आर्थिक चुनौतियों, जियोपॉलिटिक्स, संघर्ष और कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय पर विश्व G20 की ओर आशा की नजर से देखता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता एक्शन ओरिएंटेड होगी। भारत के यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी कालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। और इस बीच पीएम मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद इंडोनेशिया के बाली से भारत रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बाली में थे। सम्मेलन मंगलवार को शुरू हुआ था। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन मंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों और कई अन्य वैश्विक नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत की थी और कई मुद्दों पर विचार साझा किए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर गुजरात से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। सूरत से पूर्व आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के आरोपों को भी खारिज कर दिया, जिसमें जरीवाला को किडनैप करने और परिवार वालों को धमकी मिलने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। जरीवाला ने कहा कि उन्होंने किसी के दबाव में नामांकन वापस नहीं लिया है और न इसके लिए उनका या उनके परिवार का अपहरण किया गया था। पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और लोगों के आम आदमी पार्टी के खिलाफ आने वाले ओपिनियन के चलते और पारिवारिक कारणों के चलते नामांकन वापस लिया है। पूर्वની સંગઠન ટીમ વારંવાર બધું રાજીનામા કરતા હતા। બીજી વસ્તુ છે, મારા ગ્રુપના કાર્યકર્તાની બહુ મોટી માંગણી હતી પૈસાની। તો પૈસાની માંગણીના કારણે હું એટલું બધો સક્ષમ નથી કે 80 લાખ કે 1 કરોડ રૂપિયા ખર્ચો કરી શકું। લોકોની માંગણી એટલી બધી મોટી હતી
તો મારથી થઈ શકે એવી પરિસ્થિતિ પણ નહીં હતી. એના માટે મેં મારું આ ફોર્મ પાછું ખેંચ્યું. दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा की हत्या उनके लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने की थी। उसने पहले उसका गला घोंटकर फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए 35 टुकड़े कर दिए। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि श्रद्धा शादी करने के लिए आफताब पर दबाव बना रही थी, जिसे लेकर दोनों को बीच झगड़ा हुआ, लेकिन पुलिस को जांच में पता चला है कि दोनों के बीच से झगड़े हो रहे थे। लड़ाई इस बात को लेकर भी थी कि घर के खर्चे कौन उठाएगा, क्योंकि दोनों के पास अक्सर पैसे खत्म हो जाते थे। रोजमर्रा के झगड़ों की वजह से आफताब ने 18 मई की शाम को दिल्ली के महरौली में अपने किराए के फ्लैट में श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी थी। अपनी प्रेमिका की हत्या करने वाले आफताब पूनावाला का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाएगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस को एक स्थानीय अदालत से अनुमति मिल गई है। श्रद्धा वाकर हत्याकांड में पुलिस मृतका के लाश के 13 टुकड़े बुधवार तक बरामद कर चुकी है। अब वो आरोपी और लड़की के लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला नार्को टेस्ट कराना चाहती है। पुलिस ने इसके साथ ही यह भी बताया है कि पूनावाला के चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं है। मैं हूं शंकर आनंद। आज आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर आफताब यानी कि श्रद्धा का हत्यारा कैसे गिरफ्तार हुआ, कैसे दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया। दरअसल इस मामले की तफ्तीश के दौरान ये जानकारी मिली, जब उससे पूछताछ किया गया था तो उसके बाद बता रहा था कि वो 22 मई के बाद तो श्रद्धा से मिला ही नहीं है। जब इस मामले में और कई बार पूछताछ हुई और जब इस मामले में विस्तार से पूछताछ की गई तो उसके बाद लगातार वो झूठ बोल रहा था। लेकिन इसी दौरान में जब इस मामले कुछ अधिकारियों ने देखा कि उसका जो बैंकिंग अकाउंट है, उसके बैंकिंग अकाउंट में श्रद्धा के बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ, और वो भी कब, 26 मई को। जब यहां पर सवाल उठता है कि अगर श्रद्धा से वो मिला ही नहीं है, बातचीत ही नहीं हो रही है, तो उसके बाद पैसे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। और उस वक्त का जो तमाम जो मोबाइल का नेटवर्क है वो भी दिख रहा है, श्रद्धा का उसी के घर के आसपास में दिख रहा है। और उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण कड़ी हुई, जब इंस्टाग्राम अकाउंट से, जब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से जब लगातार वो श्रद्धा की एक दूसरी जो मित्र हैं उसके साथ बातचीत हो रही है, बातचीत भी हो रही है, टेक्स्ट चैट हो रही है। जब उस वक्त में जब पूछा गया उस वक्त में श्रद्धा यहाँ पे थी, तो आफताब ने कहा कि वो थी ही नहीं, वो उससे पहले जा चुकी है। और जब उसका मोबाइल का लोकेशन निकाला गया, यानी कि श्रद्धा के मोबाइल का लोकेशन निकाला गया, तो उस वक्त में वो लोकेशन वही महरौली के पास वाला जो इलाका है जहां पर वो किराया का मकान ले रखा था आफताब, उसके घर का था। तो यहां से भी पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि यहां भी झूठ बोल रहा है। यानी कि जब लगातार उसकी कई झूठ जब पकड़ा गया, जब इस मामले में दबाव बनाया गया, तो उसके बाद आफताब ने इस मामले पर अपनी हत्या की जो बात है उसको स्वीकार किया। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान जब जब तब उसके बाद पुलिस उस मामले पर तमाम सबूतों को सामने रख रही है और साक्ष्य सामने रख करके उसके बाद पूछताछ की जा रही है। तो कहीं न कहीं ये तमाम मामले ही जो हैं जिसके आधार पर अब सच बोलने का एक कहा जा सकता है कि वो कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मामले पर अभी भी पुलिस को लग रहा है कि वो कई ऐसे मामले हैं जिस मामले पर वो झूठ बोला है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए नार्को टेस्ट करवाने की जो एक अपील है वो कोर्ट से की गई। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर किस तरह से ये तमाम सबूतों को कोर्ट में आगे पेश किया जाएगा, और इसके साथ साथ आरोपी से संबंधित उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के लिए दिल्ली पुलिस अन्य एजेंसियां यानी कि केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबर उत्तराखंड से है, जहां सरकार की कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगेगी।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एमपी में सियासत गर्म है। कांग्रेस ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में गर्भगृह और नंदी हॉल में फोटोग्राफी पर पाबंदी पर सवाल उठाए हैं। 20 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में बुरहानपुर से प्रवेश करेगी। राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के दौरान 1 दिसंबर को महाकाल मंदिर में मत्था टेकेंगे। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी डर गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पाबंदी का फैसला मंदिर समिति का है। राहुल गांधी जी 200 किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर, कंटेनर में सोकर 25 किलोमीटर रोज पैदल चल के एक तपस्वी की तरह महाकाल पहुंचेंगे। और वो जब दर्शन करेंगे तो उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी न हो, दुनिया को पता न चले, ये न पता चले कि ये तो राहुल जी की, कमलनाथ जी की जो सरकार थी उनका प्रोजेक्ट है। कांग्रेसियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ये महाकाल की अलग एक प्रशासनिक समिति है, उसका निर्णय है। राहुल गांधी इसको लेना देना कभी नहीं रहा उनसे लेना देना, जिसने रखा उसके क्या हाल है ये देखो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ है। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में सभी काउंटर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अद्भुत सामाजिक संस्कृति विषयों से भरे हुए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल थीम पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यही है हमारे प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त होना। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपनी परंपरागत उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए। मैंने पहले कहा कि हमने पहले इसकी मैपिंग करवाई थी। मैपिंग कराने के बाद फिर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट को चिन्हित करके उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए और उसकी पैकेजिंग के लिए भी हम लोगों ने शासन स्तर पर प्रोत्साहन दिया। कारीगर और हस्तशिल्पियों की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को चलाया। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक निश्चित मानदेय, उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाए गए। एग्जीबिशंस में उन्हें लाने ले जाने के लिए हर संभव सहयोग भी किया गया और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। 2017-18 में उत्तर प्रदेश का जो कुल एक्सपोर्ट था वह 86,000 करोड़ रुपए का था। आज ये बढ़कर के 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है और इसमें सारी संभावनाएं हैं। इसमें एमएसएमई के सबसे बड़े क्लस्टर के रूप में जितने हस्तशिल्पी कारीगर हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से उनके प्रोत्साहन के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं, आज उसका परिणाम न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर इस कोरोना कालखंड में जब 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस आया था तो उन सब का समायोजन भी हम लोगों ने इसी प्रक्रिया के साथ जोड़ करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अपने इस अभियान के साथ ही किया था। बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम की पोल आए दिन खुलती रहती है, लेकिन खगड़िया से आई तस्वीर ने तो लापरवाही की हदें ही पार कर दी हैं। अलौली पीएचसी में महिलाओं की फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन उन्हें बेहोश किए बगैर ही कर दिया गया। महिलाओं की पीड़ा जब न्यूज 18 ने सुनाई तो सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए। ऑपरेशन में लापरवाही हुआ, बहुत लापरवाही हुआ। उसके बाद 2 लेडीज को कर रहे थे ना ऑपरेशन, वो चिल्ला रही थी। हम बोले क्या हुआ इसको? बोले क्या वो नशा गुटखा करती थी इसीलिए ऐसे हुआ है। जब मेरे को करने आए तो एकदम हम बोले ऐसे ऑपरेशन कीजिएगा, तो हम बोले कि हाँ ऐसे करेंगे। हम बोले ऑपरेशन में तो सुई ना दीजिएगा? बोले नहीं ऐसे नहीं देंगे सुई, बाद में सुई देंगे। हम बोले ठीक है। जब चीरने लगे, दर्द करने लगा,
बोले कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। जब पूरा अंदर चीरे, कोई नस जैसे घींच रहा था, हम चिल्लाने लगे, पूरा रोने लगे, पैर हाथ पटकने लगे। 4 आदमी मिलके पकड़ के दाबे, उसके दिक्कत हुआ जैसे चीरा में हमको जोर से दर्द हुआ। हम बोले तो बोला कि यार चीर को छोड़े देंगे। कौन बोला? डॉक्टर जो ऑपरेशन तो निंदनीय है और ये अपराध है, इसको हम लोग देखेंगे। कल हमको पता चला, हम तुरंत इस पर मुस्तैद हुए हैं। आज अभी ऑफिस में जाकर चिट्ठी बनाकर स्पष्टीकरण पूछे हैं संबंधित प्रभारी से। जो जवाब आता है उसके आलोक में हम लोग इंक्वायरी जाकर के करेंगे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। उधर उत्तर प्रदेश में डेंगू की बिगड़ती सूरत हाल और स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने इलाहाबाद निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि डेंगू के प्रकोप पर लगाम लगाने में प्रदेश सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि प्रदेश के नगर निगमों में फैले भ्रष्टाचार की वजह से डेंगू के मरीजों को मुफ्त दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। जनमानस का भरपूर समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि मनमानी हाउस टैक्स जो नगर निगम लगा रहा है उसके खिलाफ ये मुहिम चल रही है। शहर के अंदर गंदगी जो फैली है उसके खिलाफ ये मुहिम चल रही है। नाली और नालों की सफाई नहीं नगर निगम करा पा रही है, न महापौर करा पा रही है। इसके खिलाफ ये इस अभियान से आम जनमानस में आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छा मैसेज गया है और आम जनमानस मन बना चुकी है कि इस बार निगम के अंदर आपकी सरकार होगी और हमारा जो काम होगा वो आसान होगा। खबर राजस्थान से है, जहां के सीएम अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार मुखर हो रहे लोगों से मुलाकात की और एक एक मामले पर ओबीसी आरक्षण से जुड़े एक एक सवाल का सीएम गहलोत ने खुद जवाब दिया। अशोक गहलोत ने लोगों को किसी की बातों में ना आने और भ्रमित न होने को कहा। दरअसल सीएम गहलोत राजस्थान यूनिवर्सिटी लोकार्पण समारोह में गए हुए थे। इस दौरान ओबीसी संघर्ष समिति के पदाधिकारी ज्ञापन देने के लिए आए, जहां सीएम ने न केवल ओबीसी मंच के लोगों से ज्ञापन लिया बल्कि उनके एक एक सवाल का जवाब भी दिया। सीएम ने कैबिनेट की बैठक में ओबीसी का एजेंडा डिफर करने की बात की है। अच्छी लगी प्रताप सिंह ने कहा कि जो स्टेक होल्डर का मतलब उनके संगठन है, उनकी बात भी सुननी चाहिए। नहीं सुनेंगे कल वो कुछ समझ रहेंगे कोर्ट के अंदर, हम तो करेंगे फिर कोर्ट रुक जाएगा, नुकसान आपको ही होना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कोई डेफर का मतलब क्या होता है? डेफर का मतलब अगली मीटिंग दे देगा, इतना ही होता है। डेफर का मतलब है आज मीटिंग में यही बात नहीं। सीएम साहब ने हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ लिया, पहले भी समझा हुआ था और उसके बाद में उन्होंने उसके आधार पर ही सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति फाइल पर संशोधन के लिए दे रखी है। और संशोधन से हम केवल इतना चाहते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण जितना प्रतिशत है राज्य सेवाओं में, अधीनस्थ सेवाओं में, मंत्रालयिक सेवाओं में और सहायक सेवाओं में उतना बरकरार रहे, हॉरिजॉन्टल ही रहे। केवल हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण है वो हॉरिजॉन्टल है, कैटेगरी वाइज है, इसी तरह से भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण कैटेगरी वाइज हो जाए। गाजियाबाद थाना मोदीनगर क्षेत्र के एक मकान में बुजुर्ग महिला का शव मिला है। पुलिस ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। बुजुर्ग महिला का नाबालिग पोता ही अपनी दादी का हत्यारा निकला है। पोते ने पैसों के लिए अपने साथियों के साथ साजिश रची और अपनी दादी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पोते और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला जिनका नाम सरोज है, उनका शव उनके ही घर में मिला है। शव पर चोट के निशान थे और गले पर भी चोट के निशान लग रहे थे। मृत्यु का कारण दम घोट के मारना प्रतीत हुआ। इस संदर्भ में हमारी टीमें तत्काल ही लग गई थी और लगातार लगभग 1 महीने तक हम लोग इसमें लगे रही, पूरी टीम हमारी, और अंततः इसमें टीम को सफलता मिली है। थाना मोदीनगर एवं एसओजी ग्रामीण द्वारा बहुत अच्छा कार्य करके जो इसमें अभियुक्त है, इसमें मुख्य अभियुक्त जो है वो इनका ही वो बाल अपचारी है जिसकी उम्र 15 वर्ष है। इनके भाई का वो नाती है, तो उसको ये लगा कि इनके घर में काफ़ी पैसा हो सकता है।
बेंगलुरु की अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी का स्टूडेंट सैयद मुजम्मिल इंडिया ए क्रिकेट टीम के लिए चुना गया है। सैयद मुजम्मिल की इस कामयाबी पर अल अमीन कैंपस में खुशी का माहौल है। इदारे के चेयरमैन उमर इस्माइल खान और सेक्रेटरी ने सैयद मुजम्मिल को तहनीत पेश की। इस मौके पर सैयद मुजम्मिल ने अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हाल ही में आंध्रा और कर्नाटक के मैच के दौरान उनके शानदार मुजाहरे के बाद इंडिया ए टीम के लिए उनका इंतखाब हुआ है। पहले मेरे को जब भी खेल रहा था, जब भी मैं लीग खेला था अंडर 16, जब भी मेरा अंडर 16 के लीग के बाद तो उधर का स्कोर के बाद मेरा कर्नाटका स्टेट एसोसिएट से मुझे को खेलने के लिए मौका मिला। के बाद में जोनल्स प्रोबल्स खेला, उसके बाद स्टेट प्रोबल्स खेला। अभी रिसेंटली लास्ट मैच आंध्रा और कर्नाटक का मैच में 358 नॉट आउट आया मैं। उधर के इससे मेरे को इंडिया ए टीम में नाम आया। तो अब आइंदा जो है इंडिया ई टीम की नुमाइंदगी करेंगे आप। कहाँ पर दौरा है, पहला दौरा आपका कहाँ होगा? फरवरी 2 को मेरी पहली मैच है, तो ऑस्ट्रेलिया में रहेगा पहली मैच। बहुत खुशी की बात है कि हमारा अल अमीन स्कूल के प्लेयर सैयद मुजम्मिल को आज इंडिया ए सेलेक्ट किया गया है। ये हमारे अल अमीन में पहले से स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट है। मेरे वालिद साहब डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान हमेशा स्पोर्ट्स को बहुत इनकरेज करें। तकरीबन 35 साल से अल अमीन बेंगलोर यूनिवर्सिटी के एथलेटिक मीट का चैम्पियन रह रहे हैं और हमारे क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, फुटबॉल टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन हर जगह किए हैं और नेशनल लेवल में किए हैं। और हमारे बहुत से बच्चे पढ़ के स्पोर्ट्स कोटा में गवर्नमेंट में जॉब्स कर रहे हैं। तो आज ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे क्रिकेट में हमारा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट जो बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, जो हाईएस्ट स्कोरर हैं कर्नाटका इंडिया प्रोबेबल्स में, कर्नाटका ये इंडिया ए टीम के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। One of our students has been selected in one of the best cricket leagues of this country. Cricket, not just cricket, but sports has been it's been an integral part of one of our core policies of Al Amin. Our late founder, Dr. Mumtaz Ahmad Khan Sahib, the real champion of champions. He was the person who started encouragement of sports. इन दिनों जम्मू विश्वविद्यालय में डिस्प्ले योर टैलेंट हंट शो चल रहा है, जहां युवा अपनी कला और अनूठी संस्कृति की रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने ऐसे ही कुछ युवाओं और टीचर से बात की और इस शो की असली मकसद के बारे में जानकारी हासिल की। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए जिनको अपना टैलेंट दिखाना है। और मेरे ख्याल से जो बच्चे पीछे रहते हैं, जिनके पास टैलेंट भी है, उनको भी आगे आना चाहिए, यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। तो फिलहाल तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। हम जब देखेंगे, कुछ सीखेंगे, इतने अच्छे कलाकार आ रहे हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से, फिर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। आर्टिस्ट होकर भी हम इनसे भी सीख रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस की वजह से हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम बच्चों को देते हैं ताकि वो वेस्टर्न कल्चर में वो लोग स्किलफुली उसको परफॉर्म कर लेते हैं। वेस्टर्न डांसेस कर लेते हैं, कोई भी फिल्मी सॉन्ग लगा दो, बड़ा अच्छा उसको परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन वो कहाँ लैक करते हैं? अपने कल्चर में। डिस्प्ले योर टैलेंट में बच्चों को ये टाइम दिया जाता है कि वो अपने कल्चर को जाने, हमारा कल्चर क्या है। और सबसे अच्छी बात इसमें मैंने ये देखी है कि हमने जो यहाँ पे बच्चे परफॉर्म करते हैं वो कोई सेट लगा के या किसी बने बनाए म्यूजिक पे नहीं परफॉर्म करते। यहाँ पे अगर बच्चे डांस में अपना प्रोग्राम डिस्प्ले करते हैं तो उसके लिए बच्चों को गाना भी खुद है, इसलिए वो गाना सीखते हैं और उस गाने पे फिर वैसा डांस बनाना जो कि हमारा अपना एक कल्चर है। और मैंने ये भी देखा कि कुछ जो बच्चे हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो वेस्टर्न कल्चर में भी कर रहे हैं, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में भी कर रहे हैं, सोलो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमें झलक मिलती है अपने ही कल्चर की। जम्मू संभाग के अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर अलग अलग से यहाँ पर बच्चे आकर अपना जो टैलेंट है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन्हीं में से कुछ बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।